Hello everyone, this is Nisha Chaudhary from Study Circle Classes and I'm here on your demand with a new topic that is cell cycle and cell division. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह एक सिंगल सेल डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल्स बना देता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब चाहे बात हम करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की या हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सभी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं। हालांकि यूनिसेलुलर में वो सिंगल सेल ही रहते हैं, बट मल्टी सेलुलर में एक सिंगल सेल डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देता है। सो ये जो प्रोसेस है जहां पर एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स बना देता है, इसी को तो हम कहते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पर ये दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से भी और पेरेंट सेल से भी। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करता है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, फिर वो डॉटर सेल्स ग्रो करती हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी आती है, देन अगेन दे विल डिवाइड। सो ये जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है जहां पर सेल जो है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज कर रहा है और फिर इवेंचुअली डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है, इसी को कहते हैं हम सेल साइकिल। सो हमने अभी अभी देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग के, और ये दोनों ही फीचर जो है वो डिपेंड करते हैं डिवीजन पर, सेल्स की एनलार्जमेंट पर। अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेल्स की एनलार्जमेंट नहीं होगी, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है ना। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि अगर वो ग्रो कर रहा है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो लिविंग है। तो ये जो मैकेनिज्म है डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का सेल्स का, ये ही कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल रिप्रोडक्शन। सेल साइकिल क्या है? ये एक लाइफ पीरियड है सेल का, जहां पर सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, ग्रो करता है और फिर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, जहां पर सेल ने अपने जीनोम का डुप्लीकेशन किया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज किया और फिर इवेंचुअली डिवाइड हो गया, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को जेनेटिकली कंट्रोल कौन करता है? कौन है जो इसको जेनेटिकली कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, किस वजह से इसमें ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है? जब सेल जो है एक सेल साइकिल में एंटर करता है, कौन कौन से फेजेस से वो गो थ्रू होता है, यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने देखा कि सेल डिवाइड किया, दो डॉटर सेल्स बने, फिर यही डॉटर सेल्स ग्रो करेंगे, फिर ये मैच्योर होंगे, फिर ये डिवाइड होंगे। भाई यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या है? यहाँ पर ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ऑफ सेल, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है भाई जो थ्रू आउट लाइफ हो रहा है, थ्रू आउट लाइफ। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेज पर जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, सो ग्रोथ जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ होती है सेल की, लेकिन डुप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं है। डुप्लीकेशन ऑर्गेनेलीज की, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन भी लगा लो, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होती है सेल साइकिल की, बट सेल की ग्रोथ थ्रू आउट होती है सेल की लाइफ में। सो इसीलिए सेल की ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि डीएनए सिंथेसिस या फिर हम कह लें कि डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज ये सेल साइकिल की स्पेसिफिक स्टेजेस पर ही परफॉर्म होती है।
सो ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, ये अलग अलग सेल टाइप में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, ह्यूमन सेल्स में सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, जबकि अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। एक ईस्ट सेल को डिवाइड करने में 90 मिनट्स लगते हैं, जबकि एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। सो नाउ phases of cell cycle, basically two phases होते हैं सेल साइकिल के। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज माइटोटिक फेज, जिसे हम एम फेज भी कहते हैं। सो हियर इंटरफेज, इंटरफेज का मतलब क्या है? देखिए, मान लो ये है आपका एम फेज। एम फेज के बाद वो एक ऐसी स्टेज में एंटर करेगा जहां पर वो अपने सिंथेसिस कर रहा है, डुप्लीकेशन कर रहा है ऑर्गेनेलीज की, जीनोम की, यानी कि एक बायोसिंथेटिक फेज आप इसे कह सकते हैं। सो M1 के बाद जब वो M2 में एंटर करेगा तो उससे पहले वो एक बायोसिंथेटिक फेज से गो थ्रू होगा, जहां पर वो अपने ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन करेगा, अपने आरएनए का रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेज, इसी को हम कहते हैं इंटरफेज। ये कंप्लीट सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन कवर अप करता है इंटरफेज। लेस देन 5% कवर्ड बाय एम फेज। इंटरफेज एक्चुअल सेल डिवीजन फेज नहीं है, दिस इज बायोसिंथेटिक फेज, बट एम फेज इज एक्चुअल सेल डिवीजन फेज। यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन हो रही है, ठीक है। सो डू यू नो कि आपका जो स्टमक है वो हर 3 दिन बाद अपने सेल्स को रिप्लेस कर देता है? डू यू नो दैट? ओके, लेट्स बिगिन विद इंटरफेज। इंटरफेज क्या है? दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो फेज है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं और रेस्टिंग फेज कहते हैं, ठीक है। ये काफी लॉन्ग होता है एंड नॉन डिवाइडिंग होता है। यहाँ पर सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते, बट ये ग्रोइंग फेज है, यहाँ पर ग्रोथ होती है, ये ग्रोइंग फेज है, सेल की ग्रोथ होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसे मोस्ट एक्टिव स्टेज माना जाता है इंटरफेज को, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जहां पर सेल की ग्रोथ भी हो रही है और डीएनए की सिंथेसिस भी हो रही है। ये दोनों ही एक ऑर्डरली मैनर में परफॉर्म होते हैं, सीक्वेंशियल मैनर में परफॉर्म होते हैं। सो इंटरफेज एक ऐसा फेज है जहां पर इंटेंस ग्रोथ होती है, ठीक है, सिंथेसिस होती है, जहां पर सेल जो है वो उन सभी बायोमोलिक्यूल्स का स्टॉक कर लेता है जो उसको सेल डिवीजन के दौरान चाहिए होते हैं। इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, देयर इज नो अपरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सेल के न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। ये मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कवर अप करता है। अब इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज G1 स्टेज, जिसको गैप 1 भी कह देते हैं, S फेज जिसे सिंथेटिक फेज कह देते हैं, एंड G2 फेज जिसे गैप 2 फेज कह देते हैं। सो गैप 1 फेज को एंटी फेज भी कहा जा सकता है, एंड गैप इसके बाद
फर्दर प्रोसीड करते हैं सिंथेटिक फेज में सेल्स, देन सिंथेटिक फेज के बाद दे एंटर इन गैप टू फेज, एंड आफ्टर गैप टू फेज दे एंटर इन द माइटोटिक फेज। ओके, सो एक एक करके अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट दैट इज एंटी फेज और गैप वन फेज। ये पहला ग्रोथ फेज है, ठीक है। डीएनए के रेप्लिकेशन जब शुरू होता है, सो जैसे ही सेल जो है डिवाइड होने के बाद रेस्टिंग कंडीशन में एंटर करता है, और जब तक वो रेप्लिकेट होना शुरू होता है, उसके बीच की जो स्टेज है इसे ही कहते हैं हम G1 फेज और गैप वन फेज। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई ये एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर सेल्स जो है वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी कॉपी नहीं बना सकता, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सेल यहाँ पर ग्रो करता है, साइज उसका इंक्रीज होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, आरएनए, इन सभी की सिंथेसिस करता है। जो उसे एस फेज के दौरान चाहिए उन सभी की सिंथेसिस वो गैप वन फेज में कर लेता है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं करता। एंड वन थिंग मोर, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज G1 फेज में ही डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब G1 की जो लेंथ है बेटा वो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि G1 सभी में एक जितनी लेंथ का हो। G1 की लेंथ किसी एक ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकती है, यानी कि ये जो लेंथ है ये वेरी करती है, ठीक है। सो जैसे कोई सेल है वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसके अंदर G1 का जो फेज है वो शॉर्टर होगा। अगर वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसके अंदर G1 का जो फेज है वो लॉन्गर होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन इवेंट्स यहाँ क्या क्या हुए, देखिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हुई सेल की, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव था, सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया मशीनरी को, आरएनए बनाए, प्रोटीन्स बनाए, एटीपी बनाए, यानी कि इसने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कि भाई मैंने अगली स्टेज में जाकर के डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। इसके बाद ये एंटर कर जाता है एस फेज में, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसे सिंथेटिक फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। अब एक चीज आपने जो यहाँ याद रखनी है, जहां में नीट पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पर डीएनए का कंटेंट G1 में 2C था, G1 में 2C था, तो S फेज के बाद वो 4C हो जाएगा। लेकिन मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स G1 में N थे तो वो S में ही N ही रहेंगे। अगर यहाँ 2N थे तो यहाँ भी 2N ही रहेंगे, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में रेप्लिकेशन न्यूक्लियस की, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन वो सभी एस फेज में होती है। यहाँ पर भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कौन से फेज में होती है, दैट अकर्स इन एस फेज। सो आई थिंक दैट इज क्लियर कि यहाँ पर डीएनए का कंटेंट तो डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इसके बाद एंटर करते हैं G2 फेज में। G2 फेज जिसे गैप टू फेज भी कहते हैं, जो कि सिंथेटिक फेज और माइटोटिक फेज के बीच में आता है। ये माइटोटिक फेज है एंड ये सिंथेटिक फेज है, इनके बीच का जो फेज है इसे G2 फेज और गैप टू फेज भी कहा जाता है। ये सेकेंड ग्रोथ फेज हो गया, यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती रहेगी, आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी,
ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होता है। अब डीएनए की जो सिंथेसिस थी वो स्टॉप हो चुकी है, लेकिन आरएनए अभी भी बनेंगे, प्रोटीन अभी भी बनेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फेज में उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर अब बात करें एनिमल सेल्स की, तो माइटोटिक डिवीजन जो है वो सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है, जबकि प्लांट सेल्स में माइटोटिक डिवीजन दोनों तरीके के सेल्स में पॉसिबल होती है। एस फेज में सोमैटिक सेल्स में, हैप्लॉइड में भी एंड डिप्लॉइड सेल्स में भी, दोनों तरीके के सेल्स में पॉसिबल होती है। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल किस तरीके से रेगुलेट हो सकती है। सो सेल साइकिल को रेगुलेट करने का जो डिसीजन है वो सेल का होता है। डिसीजन ऑफ सेल, ये डिसीजन सेल का है कि उसे डिवाइड करना है, जीवन फेज में जाकर के डिवाइड करना है, तो वो जीवन से एंटर कर जाता है एस में। अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहता है तो वो एक क्वीसेंट स्टेज होती है, जी नॉट स्टेज, उसमें एंटर कर जाता है। हियर यू सी कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते, लाइक हार्ट सेल्स, लाइक नर्व सेल्स। तो ये सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्वीसेंट स्टेज में एंटर कर जाते हैं। क्वीसेंट स्टेज जो होती है ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होते हैं, सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट वो डिवाइड नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, क्या होता है कि वो, जैसे कि पहले यहाँ पर फिंगर आप दिखाई दे रही है, तो पहले नॉर्मल फिंगर को इमेजिन कीजिए, इसके बाद सोचिए यहाँ कट लग गया, कट लग गया। सो पहले जो सेल्स थे वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो वो कौन सी स्टेज में थे, क्वीसेंट स्टेज में एंटर कर गए थे। लेकिन जैसे ही कट लगा तो यहाँ पर इन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल्स दोबारा से जो है वो डिवाइड करने चले। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जी नॉट से वापस जीवन में एंटर कर जाते हैं। लिसन अगेन, सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, वो जीवन से एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जिसे जी नॉट और क्वीसेंट स्टेज भी कहा जाता है। ये सेल्स तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट ये स्टेज इनएक्टिव है, तो ये यहाँ पर प्रोलिफरेट नहीं करते। बट अगर कभी डैमेज हो जाए इन केस, तो रिपेयर करने के लिए ये सेल्स वापस से जीवन से जी नॉट से जीवन में एंटर कर जाते हैं एंड देन दे एंटर्स इनटू एस फेज। सो इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी। सो अब हम बात करते हैं कि भाई रेगुलेशन कैसे होता है सेल साइकिल का। सो ये खुद सेल का डिसीजन होता है कि उसे डिवाइड करना है, उसे डिवाइड नहीं करना है। अगर सेल डिवाइड करना चाहता है तो वो इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में एंटर कर जाता है, जी नॉट से वो जीवन में एंटर कर जाता है, जीवन से वो फिर एस स्टेज में एंटर कर जाता है, एस से वो G2 में एंड G2 से एम स्टेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, सो ये डिसीजन है सेल का कि उसने डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करना है तो वो जीवन से एस फेज में एंटर करते हैं, अगर उसने डिवाइड नहीं करना है तो वो एस फेज में नहीं जा करके जी नॉट में चले जाते हैं। अब अगेन अगर वो फिर से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो जीवन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सो कंडीशंस चेंज हुई, वापस से जीवन में एंटर कर गए। सो यहाँ पर ट्रांजिशन जो हुआ जीवन से एस फेज में, यहाँ पर ये एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, इसे हम चेक पॉइंट भी कह देते हैं। और ये जो चेक पॉइंट है, दिस इज मेजर चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है, जहां पर एंटर करने से पहले ये देखा जाता है कि भाई एंटर करना है या नहीं करना, उसे हम चेक पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पर भी चेक पॉइंट्स होते हैं।
सो अगर एक बार इसने इस मेजर चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो उसको सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ओके, इसके बाद एक और चेक पॉइंट भी आता है, दैट इज माइनर चेक पॉइंट, जो G2 और M फेज के बीच में आता है, माइनर चेक पॉइंट। बट अगर वो मेजर चेक पॉइंट क्लियर कर लेता है तो उसको डिवाइड करना ही होता है। नेक्स्ट, ये तो था कि भाई सेल का खुद का डिसीजन है कि उसने डिवाइड करना है नहीं करना है, सो रेगुलेशन जो है वो सेल के डिसीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज that also regulate the cell cycling. Next, cyclin protein. साइक्लिन प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं और यूकैरियोटिक सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF, ये भी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। So here the regulation of cell cycle is by diffusion of a cell, protein kinase, cyclin protein and maturation promoting factor, जो ट्रिगर करता है माइटोटिक साइक्लिन को कि भाई आपने डिवाइड करना है, आपने डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है इंटरफेज। अब नेक्स्ट हमारा है माइटोटिक फेज और एम फेज, जिसे हम कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे, सो देखते रहिए स्टडी सर्कल क्लासेस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।